हेलो हेलो क्लियर है। चले गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं मैसेज करके बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, चले तो क्लास शुरू करते हैं आज की। हम लोग बात कर रहे हैं लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आधे अर्थ की कल हमने बात की थी, या कहें कि अर्थ तो पूरा था, बस वो पुराना अर्थ था। और आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और अब आधुनिक अर्थ क्या है लोक प्रशासन का, उसकी चर्चा होगी। तो एक बार जो कल पढ़ा था संक्षेप में उसको रिवाइज कर लें और तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने लोक प्रशासन जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन दोनों के अलग अलग अर्थ किए थे और फिर दोनों को आपस में जोड़ा था। पहले हमने प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की बात की थी। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका हिंदी रूपांतर प्रशासन था। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड और मिनिस्टेर शब्दों से बना था, जिसका अर्थ था लोगों की सामूहिक देखभाल करना। भावार्थ तीन तत्वों के आधार पर हमने किया था: विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय। या दूसरे शब्दों में हम बात कर रहे थे कि किसी भी गतिविधि के प्रशासन होने के लिए तीन आवश्यक शर्तें होती हैं और उसी आधार पे शिक्षा प्रशासन या चिकित्सा प्रशासन को हमने प्रशासन की संज्ञा दी थी। जो हिंदी या मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशासन, उसके भी अर्थ की हमने बात की थी। फिर हमने एक दो विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं देखी थीं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। ओके, गुड इवनिंग धीरज, मनी और जितने लोग जुड़े हैं, गुड इवनिंग। हम लोग प्रशासन का अर्थ पढ़ रहे हैं। कल जो पढ़ा था वह संक्षेप में उसको रिवाइज करके और तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कुछ विद्वानों के अनुसार डिफाइन किया था, फिर प्रशासन को, या जो अपने शब्दों में हमने बात की थी उसके सपोर्ट में एल.डी. वाइट, थॉमसन, स्मिथ वर्ग जैसे विद्वानों ने जो प्रशासन की डेफिनेशन दी उसकी बात की थी। किन किन रूपों में व्यवहार में प्रशासन का उपयोग होता है उसकी चर्चा की थी। और फिर हमने बात को आगे बढ़ाया था कि प्रशासन का जो निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य है ये दो तरह का हो सकता है, एक लोक हित या जनहित और दूसरा निजी हित या लाभ कमाना। और उस आधार पर हमने प्रशासन को दो अलग अलग अंगों में विभक्त किया था। हम बात कर रहे थे कि अगर सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लोकहित तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं, और अगर सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो निजी हित या लाभ कमाना तो उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। हमने उसी शिक्षा और चिकित्सा प्रशासन में एग्जाम्पल लिया था सरकारी और प्राइवेट स्कूल या अस्पताल का। हमने फिर लोक शब्द के दो अर्थ किए थे। लोक या पब्लिक शब्द का एक अर्थ था जनता, दूसरा अर्थ था सरकार, पीपल्स भी और गवर्नमेंट भी। और फिर हमने प्रशासन को और लोक का जो अर्थ है इनको मिलाया था और फाइनली एक निष्कर्ष मिला था हमें कि जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। इसमें जनता भी थी, सरकार भी थी और प्रशासन भी। और फिर हमने अपनी बात के सपोर्ट में अगेन कुछ स्कॉलर्स द्वारा
जो डेफिनेशन दी गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी भी बात की थी। तो कल हम यहाँ तक चर्चा करके आए हैं और लास्ट में बस जाते जाते मैंने इतना कहा था कि ये जो लोक प्रशासन का अर्थ हमने किया है, जनता के हित के लिए सरकारी कार्यों का प्रशासन, ये लोक प्रशासन का अर्थ है। लेकिन अब ये समय और परिस्थिति बदलने के बाद पुराना हो गया है। 1887 में जब लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म हुआ था, तब लोक प्रशासन का यही अर्थ प्रचलन में आया था। लंबे समय तक यही अर्थ चला, लगभग 100 साल। मतलब 1887 से शुरू करें तो 1980 तक आते आते लगभग यही अर्थ प्रचलन में रहा लोक प्रशासन का, कि जनता का हित और सरकारी कार्यों का प्रशासन। लेकिन उसके बाद वैश्विक परिदृश्य में कुछ चेंज हुए। उन परिवर्तनों का प्रभाव प्रशासन के स्वरूप, उसके अर्थ के ऊपर पड़ा और तब फिर हमें लगा कि जो ये अर्थ है ये आउटडेटेड है। अब वर्तमान या तत्कालीन समय और परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक नहीं रह गया है लोक प्रशासन का ये अर्थ। इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई और फिर एक नया अर्थ आया लोक प्रशासन का, जो कि हम कह सकते हैं कि 80s के दौर या उसके बाद प्रचलन में आया और अब फिर वही अर्थ ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो क्या है वो लोक प्रशासन का नया अर्थ या आधुनिक अर्थ, अब हम बात करेंगे उसकी। तो यहाँ टॉपिक वही है लोक प्रशासन का अर्थ और उसमें आधुनिक अर्थ। आधुनिक अर्थ क्या है? तो सबसे पहली बात तो जो ये परंपरागत और आधुनिक को हम बांट रहे हैं, तो किस समय को या कब तक हम परंपरागत मान रहे हैं और कब से फिर हम आधुनिक कह रहे हैं। सबसे पहली बात वो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ परंपरागत और आधुनिक का जो अंतर हम कर रहे हैं, बिफोर 80s 1980 के दशक के पहले तक जो हम अंतर जो कह रहे हैं वो परंपरागत कह रहे हैं, और आफ्टर 80s जो हम बात कर रहे हैं उसे हम आधुनिक की संज्ञा दे रहे हैं। तो फिर अब हमें जानना जरूरी है कि 80s में ऐसा क्या हुआ। भाई कोई तो रीजन होगा कि बिफोर 80s को हम कह दें परंपरागत और आफ्टर 80s को कह दें आधुनिक, तो फिर 80s में कुछ तो ऐसी घटना घटी होगी। भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो हम कहें कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये हो गया, या उसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ऐसा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा हो गया। तो कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी कि जिसके पहले और बाद में फिर हम अंतर करेंगे। भारत की बात करें तो हम कहें कि आज़ादी के पहले ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन आज़ादी के बाद उनमें ये चेंज आ गया। तो आज़ादी मिली ये अपने आप में कितनी बड़ी घटना है कि हम उस आधार पे फिर चेंज दिखाएं कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या। तो अगर हम कह रहे हैं कि 80s के पहले और 80s के बाद में चीज़ें बदली, 80s के पहले के दौर को हम कह रहे हैं परंपरागत, उसके बाद को आधुनिक, तो आखिर 80s में ऐसा क्या हुआ? तो आप सब जानते हैं कि 1980
90 के दशक में एलपीजी की नीतियां आई थी। जी, तो 80-90 के दशक में आई थी एलपीजी की नीतियां, और ये अपने आप में एक युगांतकारी घटना थी। तो 80 के पहले और बाद का यहाँ हमारा मतलब है एलपीजी के पहले और एलपीजी के बाद से। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। संक्षेप में हम इनको बोलेंगे एलपीजी। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, हम लोक प्रशासन में लगभग हर टॉपिक को इसी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो लगभग हर टॉपिक पूरे सिलेबस में हम इसी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा बिफोर एलपीजी क्या, और दूसरा होगा आफ्टर एलपीजी क्या। तो ये इतनी बड़ी घटना थी एलपीजी, हमने कहा कि इसने लोक प्रशासन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। और केवल लोक प्रशासन क्या, हमारे समाज का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो एलपीजी की नीतियों से प्रभावित ना हुआ हो। कहने को तो ये आर्थिक नीतियां थी, लेकिन इनका प्रभाव समाज पे भी है, संस्कृति पे भी है, प्रशासन पे भी है, राजनीति पे भी है, तकनीक, हर जगह प्रभाव है, व्यापक प्रभाव है। और हर सब्जेक्ट में, हर सेक्टर में, इवन जीएस में देखिए आप, भारतीय समाज पे एलपीजी का प्रभाव, यहाँ प्रशासन के ऊपर प्रभाव, कल्चर, हर चीज प्रभावित हुई है। तो बहुत युगांतकारी परिवर्तन था ये। तो इसीलिए हर टॉपिक पर हम एलपीजी का प्रभाव जरूर देखते हैं या हमें देखना चाहिए। तो 80-90 का दशक, और या दूसरे शब्दों में इस बात को हम इस तरीके से भी कह देते हैं कि 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत। तो परंपरागत और आधुनिक को हम इस तरह से भी कह दें कि 20वीं सदी की जो चीजें थी वो परंपरागत, और 21वीं सदी भी देखे 24 साल हो गए, तब 21वीं सदी भी 1/4 निकल चुकी है, और 20वीं सदी तो गए हुए कितना समय हो गया। तो मतलब 20वीं सदी हो गई पुरानी, तो परंपरागत, और ये हो गई अब आधुनिक। तो 80-90 मतलब वही तो हो गया कि 20वीं सदी का अंत, और या 21वीं सदी की शुरुआत हमने कहा। तो उस रूप में भी हम समझ सकते हैं बातों को कि 20वीं सदी के अंत तक का जो समय था वो परंपरागत कहलाएगा, और 20वीं सदी के अंत और फिर 21वीं सदी का अब जो ये समय चल रहा है, मतलब पिछले 30-40 साल का, ये आधुनिक कहलाएगा। इसी आधार पे हम लोक प्रशासन के अर्थ को परंपरागत आधुनिक कह रहे हैं, और लगभग हर टॉपिक में यही आधार होगा। तो एक बात समय मैंने बताया कि 1980-90 का दशक या 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत, और दूसरी बात कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एलपीजी की नीतियां। तो हमारा जो कहें कि जोर है वो इस बात पर कि इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है। एलपीजी में आप उनका अर्थ देख रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक एक लाइन में अगर इन तीनों को समझें फिलहाल
आगे डिटेल चर्चा होगी। बस एक एक लाइन में तीनों का मतलब देखें तो उदारीकरण मतलब नियम कानूनों को लचीला बना दे, बहुत कठोर कायदे कानून नहीं हो। बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो ऐसा नहीं कि एक अकाउंट खुलवाने के लिए भी 10 चक्कर लगाने पड़े और पापड़ बेलने पड़े। बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे तो बैंक का ही कुछ भला होगा। बैंक का भला मतलब कि उस पैसे को बैंक किसी और को लोन देगा, कुछ और करेगा, ठीक है, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देगा। अर्थव्यवस्था को गति तो मिलेगी, बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा तो। और उसके लिए भी हमें लाखों चने चबाने पड़े, दुनिया भर के नियम कानून, तो ये तो ठीक नहीं है। आसान होना चाहिए ये काम। तो वही है कि नियम कानूनों को आसान बना दो। सरकार को हम टैक्स जमा करने जाएं, इनकम टैक्स की जीएसटी, और पता लगे कि इतने उसमें कठोर तरीके नियम कानून हैं कि आदमी सोचे यार छोड़ो, पैसा भी दो और चक्कर भी काटो दफ्तर के। उससे अच्छा है कि ना चक्कर काटो ना पैसा दो, पकड़े जाएंगे तो देखेंगे। तो ऐसा नहीं हो, आसान हो चीज़ें, ताकि जनता आसानी से अपनी शिकायत समस्या बता सके, सेवाएं ले सके, टैक्स दे सके, सरकार की सेवाओं का उपभोग कर सके। तो नियम कानून उदार हो जाए, चीज़ें इजी हो जाएं, हमारे हाथ में आ जाएं, तो उदारीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब हर चीज़ के लिए हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। जो कल हम बात क्या कर रहे थे कि भैया का जनता का हित कौन करेगा, तो सरकार। अब यहाँ हमारी सोच बदली और इसीलिए अर्थ बदल जाएगा। तो एलपीजी के पहले सोच यही थी हमारी कि जनता का हित कोई करेगा तो वो सरकार करेगी। कल मैंने कहा कि आप और हम थोड़ी जनता का हित करने जाएंगे, तो सरकार का काम है। पहले सोच यही थी हमारी। तो इसी आधार पे हम कहते थे कि जनता के लिए किया गया सरकारी कामों का प्रशासन। अब हमारी सोच बदली, हमने कहा नहीं, ये बेकार की बात है। अकेले सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी, अकेले सरकार के ऊपर हम निर्भर होकर बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। 144 करोड़ आबादी है हमारे देश की, सरकार क्या क्या करेगी? किस किस को सरकार भोजन पानी नौकरी देगी? अपने आप भी तो कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हों, ये अच्छा नहीं है। निजी कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर, इनको भी आगे लगाएं, ये भी कुछ हेल्प करेंगे, ये भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। भाई नौकरी चाहिए, अब वो सरकार दे और या अंबानी अडानी दे, हमें तो नौकरी चाहिए। भाई देश में सड़क बन जाए अच्छी, अब सड़क कौन बनाए? आम खाओ गुठलियाँ गिनने से क्या मतलब है? एक बढ़िया सड़क बन जाए, एक्सप्रेस वे बन जाए। अब ये मुद्दा थोड़ी है वहाँ की वो सड़क सरकार ने बनाई कि वो सड़क किसी प्राइवेट वाले ने बना दी। और उसमें भी ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट वाला हमारे देश का ही एक विदेशी कोई हो। काम से मतलब है ना आपको, आपका काम पूरा हो रहा है, समय पे पूरा हो रहा है, आपको अच्छी सुविधा मिल रही है, बस ये देखो। तो वही हमने कहा, आम खाओ गुठलियाँ गिनने से क्या मतलब है? अब दिल्ली में मेट्रो चल रही है तो ये देखो कि मेट्रो चलने से कितना फ़ायदा है आपको। अब ये क्यों दिमाग लगाना कि मेट्रो सरकार की है कि प्राइवेट है कि देसी है कि विदेशी है? आपको तो सुविधा मिली है, इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। तो निजीकरण मतलब हर चीज़ के लिए सरकार के भरोसे नहीं रहो, कुछ अपने से भी करो, कुछ निजी को भी, उनके कंधे पे भी जिम्मेदारी डालो, वो भी करें आगे हैं। और वैश्वीकरण कि केवल अपने देश का ही हो, ये सोच भी निकालो। अब जमाना बदल गया है, सोच को व्यापक करो। वो देसी विदेशी कोई भी हो, अगर आपके देश में आके काम करना चाह रहा है, आपके देश के विकास में योगदान देना चाह रहा है, आपको नौकरियां देगा, तो आपको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए उससे कि नहीं हम तो अपने देश के ही लोगों को मौका देंगे, बाहरियों को नहीं। तो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण कि अपनी अर्थव्यवस्था को आप बाहरियों के लिए खोलिए, केवल देसी कंपनियां ही रहें आपके देश में, आपके मार्केट में। ऐसा नहीं हो। आप डोमिनोज को भी बुलाइए, आप मैकडोनल्ड को भी बुलाइए, KFC को बुलाइए, लोगों की मर्जी है कि उन्हें डोमिनोज का पिज्ज़ा खाना ही नहीं खाना। हम क्यों डोमिनोज से कहें कि नहीं तो हमारे देश में नहीं आ सकती? आओ, लोगों की इच्छा है, वो खाएंगे आपका पिज्ज़ा तो बेचो, नहीं खाएं तो आप जानो। बस हाँ, जो नियम कानून हम आए हैं वो मानना पड़ेंगे आपको, दैट्स ऑल। तो भूमंडलीकरण।
अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोल देना, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देना। तो 80s 90s में एलपीजी की नीतियों पर बल दिया गया दुनिया के विभिन्न देशों में। बेसिकली इन नीतियों की शुरुआत हुई थी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। इनके समय से, इनके दौर में शुरुआत हुई थी उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों की। धीरे धीरे ये नीतियां दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलना शुरू हुई। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में हमने 1991 24 जुलाई को जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति आई थी, तो इन नीतियों को हमने भी अपने देश में अपनाया था। धीरे धीरे दुनिया के और देशों में भी इन नीतियों को लागू किया गया। आज देखें तो शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो, उत्तर कोरिया टाइप अलग बात है, अदरवाइज ज़्यादातर देशों में ये नीतियां लागू है। रसिया, चाइना जैसे देश जो साम्यवाद की बात करते थे, वहां तक इन नीतियों का प्रचार प्रसार हो गया। तो 80 के दशक में नीतियों की शुरुआत हुई अमेरिका, ब्रिटेन से, और फिर धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ दूसरे देशों में। हमारे देश में 91 में आई, तो देखिए हम संयुक्त रूप से क्या कह रहे हैं, 80-90 का दशक। मतलब क्या कि इसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी आ गए और भारत जैसे विकासशील देश भी आ गए। 80 के दशक में अमेरिका, ब्रिटेन, 90 के दशक में भारत हो गया। तो संयुक्त रूप से हम हमेशा यही बोलते हैं 80-90 का दशक। जनरली कभी आप नहीं सुनेंगे, ना बोलेंगे कि 80 का दशक, 90 का दशक, ये मिला जुला के ही हम बोलते हैं 80-90 का दशक, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। या फिर वही बात कि 80 के दशक का अंत और 90 के दशक की शुरुआत, तो वो ट्रांजिशन जो फेज था, तो 80-90 का दशक कहते हैं। एलपीजी की नीति, और या 21वीं सदी की शुरुआत थी, 20वीं सदी का अंत हो रहा था, 21वीं सदी की शुरुआत हो रही थी। तो ये एलपीजी की नीतियां आई। इन नीतियों का, जैसा मैंने बताया, कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला। लोक प्रशासन भी अछूता नहीं था, प्रशासन के ऊपर भी प्रभाव पड़ा इन नीतियों का। प्रशासन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। अर्थ पहला टॉपिक हम पढ़ रहे, यहाँ से लेके मैंने कहा कि पूरे सिलेबस में लगभग हर टॉपिक पे हम देखेंगे प्रभाव। तो प्रशासन भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित हुआ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा एलपीजी की नीतियों का। लोक प्रशासन के अर्थ पर प्रभाव, दो महत्वपूर्ण बातें यहां लिखी हुई हैं। पहली बात क्या लिखी है, प्रभाव के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें। तो जिसमें पहली बात देखिए आप, कि जनता का हित हो, लेकिन सरकारी हो या नहीं हो, अब ये जरूरी नहीं है। कल की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम क्या पढ़ के आए हैं कि जनता के हित के लिए
किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अब क्या चेंज हो गया एलपीजी के बाद, कि जनता के हित के लिए हो ये तो अभी भी जरूरी है, लेकिन वो सरकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि अब गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, इनकी भूमिका को भी हमने लोक प्रशासन में शामिल कर लिया है। हमारे लिए जनता का हित प्राथमिक है और वो हमेशा रहेगा। लोक प्रशासन का मतलब ही हमने बताया जनता के हित के लिए, लोक का मतलब ही जनता। हाँ, लेकिन इतना चेंज हम अब कर रहे हैं, पहले जो हम मानते थे कि जनता का हित कौन करेगा तो केवल और केवल सरकार करेगी, अब हमारी ये सोच नहीं रह गई है। हमारा मानना है कि जनता का हित गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन भी करते हैं, कर सकते हैं, तो फिर उन्हें भी हमें लोक प्रशासन में ही शामिल कर लेना चाहिए। और सोच कब बदली? तो जब व्यवहार में हमने इनकी भूमिका देखी, व्यवहार से विचार बदलता है और कई बार विचार से फिर हम व्यवहार बदलते। एलपीजी की नीतियां आई, अब उसमें देख ही रहे आपकी प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी कंपनी, और प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी के साथ साथ गैर सरकारी भी, मतलब जो सरकारी ना हो उन सब की भूमिका बढ़ाई गई। तो एनजीओ का रोल भी बढ़ा। हमारे देश में 85 से 90 के बीच में आई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए वही 80-90 का दशक, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 7वीं पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमाने पर बल दिया गया कि अब हमें देश के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को प्रोत्साहित करना है। और उसके बाद ही देखें आप, पिछले 25 साल में कुकुरमुत्ते की तरह हमारे देश में एनजीओ पैदा हो गए। तो जब एलपीजी की नीतियां आई, प्राइवेट कंपनियों की, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया गया, तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन ऐसे हैं जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं गैर सरकारी, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका प्राथमिक उद्देश्य भी लोगों के हितों को सुनिश्चित करना है। तो अकेले सरकार ही नहीं करती लोगों के हित, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन भी करते हैं लोगों का हित। तो हमने कहा ठीक है, हमें तो लोगों के हित से मतलब है, अब जो करेगा वो लोक प्रशासन का हिस्सा होगा। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए आप, सबसे अच्छा उदाहरण बचपन बचाओ आंदोलन। हर आदमी आपने नाम सुना होगा, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन हमारे देश में और दुनिया की और दूसरे देशों में बाल श्रम की समस्या, बालकों का, बच्चों का जो शोषण होता है, नाम ही है बचपन बचाओ, उसको रोकने के लिए काम कर रहा है। एक गैर सरकारी संगठन है, कोई अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि जनता के हित के लिए। जनता में भी जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करना है, बच्चों का जो दुर्व्यापार होता है उसको रोकना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, तो उसके लिए काम करता है। इसके प्रयासों को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है और इसके जो बीबीए के प्रमुख हैं कैलाश सत्यार्थी, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है कई साल पहले। और ऐसे ढेरों गैर सरकारी संगठन हैं, आप अपने गली मोहल्ले में भी देख सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर हमने कहा कि वो
कागजों पे चलते हैं लेकिन बहुत सारे काम भी करते हैं। कहीं रेल दुर्घटना होती है तो देखिए आप, सरकारी एजेंसियां तो बाद में पहुंचती हैं, बहुत सारे एनजीओ जो जनता के हित के लिए आगे आ जाते हैं। हाँ, वो भी है उसमें। तो ढेरों ऐसे गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अभी एक ही मानिए बस जो गैर नॉन गवर्नमेंटल है, बाकी उनका टेक्निकल डिफरेंस होता है, वो आगे पढ़ेंगे, हमें विस्तार से पढ़ना है टॉपिक अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में। अभी बस ये सब, इन्हीं सब जो हम नाम ले रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, पानी बचाने के लिए देखिए हमारे देश में राजेंद्र सिंह काम करते हैं, जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। क्राई का नाम सुनते हैं, बच्चों के लिए काम करता है, ढेरों ऐसे एनजीओ हैं। राधा स्वामी सत्संग वगैरह धार्मिक संस्थाएं, लेकिन ये लोगों के हित के काम भी कर रही। कोरोना में देखिए राधा स्वामी सत्संग वगैरह ने 10-10 हजार, दिल्ली में ही 10,000 बिस्तरों का एक टेम्परेरी अस्पताल खड़ा कर दिया राधा स्वामी सत्संग ने, कि ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज हो सके। तो ढेरों ऐसे एनजीओ हैं, देसी भी विदेशी भी, जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी बस हमने कहा गैर सरकारी स्वयंसेवी को आप एक ही मानिए, टेक्निकल डिफरेंस होता है, वो बात की बात है, तो समझेंगे आगे। तो एक ये चेंज हो गया कि जनता का हित प्रमुख है, अब वो सरकार करे, गैर सरकारी संगठन करें, ये सेकेंडरी है। जो भी जनता का हित करेगा वो लोक प्रशासन का हिस्सा होगा। तो चेंज हो गया कि जनता के हित के लिए काम हो, वो सरकारी हो या नहीं हो। तो पहले था कि जनता का हित हो और सरकारी हो, और अब कि जनता का हित हो, सरकारी हो या ना हो, हमें इससे फर्क नहीं है। बड़ा चेंज। और एक चेंज हुआ, दूसरा प्रभाव क्या देख रहे हैं भाई, निजीकरण हो रहा है, निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है। तो जब निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है, मतलब गैर सरकारी जो सरकारी नहीं है, उसके ये दो पार्ट हो गए, जो दो चीजें लिखी हैं, जो सरकारी नहीं है, तो एक जो यहां 1 नंबर पॉइंट में दिखा रहे हैं हम, गैर सरकारी स्वयंसेवी, और दूसरे में हम दिखा रहे हैं निजी, दोनों ही सरकारी नहीं है। गैर सरकारी तो कर ही रहे हैं जनता के हित में काम, कई सारे हमने एग्जाम्पल दिए। जो निजी हैं, कल हम बात कर रहे थे कि निजी प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये अपने निजी हित के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी निजी कंपनियां ऐसी हैं जो जनता या करदाता के पैसे पर निर्भर है, जिन्होंने सरकारी वित्तीय संस्थानों से मदद ली है, जो सरकार से सुविधा, सहायता या सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम निजी को भी दो पार्ट में बांट रहे हैं यहाँ। एक तो निजी छोटे मोटे, भाई हमारे पड़ोस का किराने का दुकानदार, और दूसरा निजी में बड़े बड़े अंबानी अदानी हैं। तो देखिए दोनों निजी हैं कि नहीं है।
लेकिन जो हमारे अड़ोस पड़ोस के छोटे मोटे दुकानदार हैं, उन्होंने जो पूंजी लगाई है दुकान में, लाख 10 लाख रुपए, वो उनकी अपने घर का पैसा है। पिताजी छोड़ गए थे या जो भी, सरकार से पैसा उन्होंने नहीं लिया है। या कोई शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होकर उस छोटे किराने के दुकानदार ने अपने शेयर नहीं बेचे जो कि आपने और हमने खरीदे हैं। कोई सरकार ने जहां दुकान बनी है, ऐसा नहीं है कि वो सरकारी जमीन थी और सरकार ने फ्री में उसको दे दिए कि तुम किराने की दुकान खोल लो। तो एक तो वो छोटे छोटे हो गए, हमने कहा निजी, लेकिन दूसरे बड़े बड़े भी हैं निजी, जो जनता या करदाता के पैसे पर निर्भर है। हमने कहा या सरकारी वित्तीय संस्थानों से मदद मिली है, या सरकार से कई तरह की सुविधा, सहायता, सब्सिडी पा रहे हैं। जैसे हमने कहा अंबानी, अडानी या और इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देसी भी विदेशी भी, दूसरे शब्दों में कहें तो जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, ये क्या है कि इनमें इनके जो मालिक हैं उनका पैसा तो लगा है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा, बाकी पैसा इन्होंने क्या किया, या शेयर मार्केट में सूचीबद्ध है तो अपने शेयर बेच के पैसा उठाया है, सरकार से लोन लिया है, कोई मदद ली है, बैंकों का लोन है इनके ऊपर, सरकार ने कम कीमत पे जमीन दी है, कुछ टैक्स में छूट दी है, कुछ सब्सिडी दी है। अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी, कई लाख करोड़ का उनका पूरा साम्राज्य। तो क्या वो जो कई लाख करोड़ का साम्राज्य है वो पूरा पैसा मुकेश अंबानी के अपने घर का है? ऐसा तो नहीं। जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां या कॉरपोरेट हैं, 80% से ज़्यादा कंपनियों की 80% से ज़्यादा पूंजी उनकी नहीं है, वो या जनता की है या सरकार की है। भाई अंबानी की कितनी कंपनियां हैं? ढेरों। ज़्यादातर देखिए शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, और जो लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, पैसा लगाते हैं, तो पूछिए उनसे, उन्होंने रिलायंस की किसी कंपनी में 100 शेयर खरीदे हैं, किसी में 200 खरीदे हैं, किसी में 500 खरीदे हैं, किसी ने अडानी, किसी ने कोई और। तो शेयर खरीदे मतलब पैसा दिया उन्होंने, तो वो पैसा इनके पास ही तो पहुंचा है, अंबानी अडानी के पास। तो 80% से ज़्यादा पूंजी तो वो है जो शेयर धारकों की है, या जो बैंकों से लोन मिला है। आप पढ़ते हैं कि विजय माल्या बैंकों का 10,000 12,000 करोड़ रुपए खा के विदेश भाग गए, कि नीरव मोदी या ढेरों ऐसे नाम आप पढ़ते हैं। बैंकों का पैसा खा के भाग गए मतलब अल्टीमेटली वो पैसा किसका है? आपका और हमारा। जो हमने कहा कि बैंक में जाके हम अकाउंट खुलवा रहे, सेविंग अकाउंट करवा रहे कि एफडी करवा रहे, वो पैसा जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा पैसा? बैंक लोन दे रहे हैं आगे। अब उसको वही खा के भाग जाए कोई, तो अल्टीमेटली वो भी तो हमारी पैसा है, सरकार का पैसा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, अब इनको कोई इंडस्ट्री लगानी, कोई फैक्ट्री लगानी है, 500 या 1000 एकड़ जमीन चाहिए है इनको। या टाटा कोई फैक्ट्री लगाएंगे, रिलायंस कोई फैक्ट्री लगाएंगे, 500,000 एकड़ जमीन चाहिए है, वो कहाँ से मिलेगी? सरकार कहती हम दे रहे जमीन, या जो हमारी पड़ी है वो, और नहीं तो जो गांव के लोग हैं उनसे जमीन खरीद के देना हमारी जिम्मेदारी है। और हम जो अपनी जमीन है ये फ्री में दे रहे हैं आपको, या फ्री में नहीं दे रहे, नाम मात्र की
लीज आप पढ़ते 99 साल की लीज वगैरह, तो बस 1 रुपये महीना हमें किराया देना। क्यों कर रही सरकार ऐसा? क्योंकि सरकार को लग रहा है कि 500 एकड़ ज़मीन पे ये बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे कार की, टेस्ला वाले आ जाएं इंडिया, इलेक्ट्रिक कार का वो कहें कि हमें एक प्रोडक्शन प्लांट लगाना है। अब टेस्ला का जब इंडिया में प्रोडक्शन प्लांट लगेगा, कितने बड़े एरिया में लगेगा वो? उतनी ज़मीन कहाँ से? कई गांव के गांव। तो सरकार कहेगी वो हमारी जिम्मेदारी, हम देंगे ज़मीन। आपको बताओ कहाँ लगाना है प्लांट? गुजरात में लगाओगे कि महाराष्ट्र में लगाओगे कि कहाँ लगाओगे? हम देंगे ज़मीन। तो ज़मीन देंगे तो ऐसा नहीं कि टेस्ला वाले वो पूरी ज़मीन खरीद लें, खरीद भी सकते हैं, अदरवाइज सरकारों ने बहुत कम रेट पे एक नाम मात्र के शुल्क पे ज़मीन दे देगी। टैक्स भी कहेगी कि 5 साल तक हम टैक्स नहीं लेंगे तुमसे, या कम लेंगे टैक्स तुमसे, सब्सिडी भी देंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि जब टेस्ला का प्लांट लगेगा 10-20 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगी और आसपास के पूरे इलाके का काया पलट हो जाएगा भाई। तो सरकार को ये लालच दिख रहा कि 10-20 हज़ार लोगों को नौकरी हम तो दे नहीं पा रहे, कम से कम टेस्ला आएगा तो ये तो देगा नौकरी, कारें बनाएगा, कुछ देश में बेचेगा, कुछ निर्यात करेगा, वो हमें फ़ायदा होगा, बहुत सारे फ़ायदे। तो रोजगार भी और दूसरे आर्थिक विकास में योगदान भी, टैक्स भी, दुनिया भर के फ़ायदे दिख रहे हैं सरकार को। तो जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनकी पूरी जो पूंजी है कंपनी की, कॉरपोरेट की, वो उनकी अकेले अपनी नहीं है, वो जनता का पैसा है, वो सरकार का पैसा है, वो सरकार की सुविधा सहायता है। तो फिर परिणाम क्या है कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कहने को तो निजी हैं, लेकिन ये जनता के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लाभ कमा रहे हैं, लेकिन जनता के हितों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। कारण ये भाई, जनता के हितों को नजरअंदाज करेंगे, सरकार कहेगी यहां निकल लो, जो सारी सुविधा हमने दी हम वापस ले रहे, जमीन हमारी वापस चाहिए हमें, टैक्स की छूट खत्म, सब्सिडी खत्म। जनता ने जो शेयर खरीदे हैं, ऐसी कंपनी को जनता भी पसंद नहीं करेगी कि जो चोरी कर रही, कि जो कोई और गलत काम कर रही। जनता भी कहेगी कि हमारे शेयर बेच रहे हैं, हम दूसरी कंपनी में लगाएंगे, धड़ाम से जमीन पे आ जाएंगे। आप देखिए, पढ़ते हुए अडानी के ऊपर आरोप लगाया राहुल गांधी ने, हिंडनबर्ग और कौन कौन सी रिपोर्ट आ गई। परिणाम क्या हुआ? अडानी के कंपनियों के शेयर रातों रात नीचे हो गए, जमीन पे आ गए। सबसे अमीर आदमी, और पता लगा कि 10 लाख करोड़ की संपत्ति थी, घट के रह गई वो 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। वही बात कर रहे हैं कि आरोप लगा कि कुछ गड़बड़ है, कोई घोटाला है, कोई भ्रष्टाचार है, रातों रात देखिए क्या होता है। तो 10 लाख वाला आदमी 2 लाख पे आ जाए, 1 लाख पे आ जाए, तो क्या बचा? वही कि कुछ भी गड़बड़ करेगा, घोटाला करेगा, जनता के हितों को इग्नोर करेगा, राष्ट्रीय हितों को पता लगा कि यार ये तो राष्ट्रीय हितों के साथ खेल रहा, कुछ भी इस तरह की बात, रातों रात देखिए क्या हाल होता है। तो कहने का मतलब कि ये निजी हैं, लेकिन इस तरीके से बंध गए हैं इन सब वजहों से कि ये जनता के हितों को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रह गए। तो फिर कहा गया कि जब ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही सही जनता के हित पे ध्यान दे ही रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इन सबको भी हम लोक प्रशासन में शामिल करना? तो सारे निजी नहीं, हमने कहा निजी में भी 2 कैटेगरी,
तो ऐसे निजी जो ये इतने बड़े हैं, जो जनता या करदाता के पैसे पे, तो जो हमारे अड़ोस पड़ोस का छोटा दुकानदार है वो नहीं आएगा लोक प्रशासन में। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम कहते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, कॉरपोरेट, ये सब आ जाएंगे लोक प्रशासन में। क्यों? क्योंकि ये सब हमने कहा जनता के पैसे या सरकार के पैसे पे हो गए। तो ये फिर जनता के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये देश के नियम कानून और संविधान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें तो खैर कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन छोटे मोटे किराने का दुकानदार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करेगा तो कौन देख रहा उसे? ये किराने का दुकानदार अगर 14 साल के 12 साल के बच्चे को नौकरी पे भी रखा होगा तो कितने लोग जाके उसे देखेंगे और उसकी शिकायत करेंगे? लेकिन अंबानी रानी करके दिखाएं कभी? ऐसा नहीं कर सकते। तो वो हमने कहा अड़ोसी पड़ोसी हैं, 10 20 50 अड़ोस पड़ोस के लोगों को सर्विस दे रहे हैं, वो थोड़ा ऊपर नीचे भी करेंगे तो उन्हें कोई रोकने टोकने पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये तो छोटा सा कुछ कर देंगे तो हमने कहा रातों रात ऐसा हो जाएगा कि 10 लाख से 1 लाख पे आ जाएंगे। फूक फूक के कदम रखना है। तो ये सब फिर लोक प्रशासन का हिस्सा है, क्योंकि ये भी जनता के हितों को नज़रअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस, और बताया था कल मैंने कि उसी में एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR। हमारे देश में तो हमने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ते हुए इन बड़े बड़े कॉरपोरेट से कहा है कि आपको अपनी कमाई का एक सर्टेन परसेंटेज जनता के हितों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जनता के हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मजबूरी है इनकी। लेकिन उसी बात को और आगे बढ़ाएं कि इन्हें जनता के हितों पे ध्यान भी देना है, केवल नज़रअंदाज नहीं करने से काम नहीं चलेगा, जनता के हितों को पूरा भी करना पड़ेगा इन्हें। कानूनन हमारे देश में तो हमने बाध्य कर दिया, तो अब तो और होगा ये लोक प्रशासन। नया कंपनी कानून पढ़ेंगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे। 2013 में नया कंपनी कानून बना, 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। उसमें हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कानूनन बाध्य कर दिया अपने देश में कि जितने ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, अपनी कमाई का कम से कम 2% इन्हें जन कल्याण के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। मतलब अंबानी अडानी 100 रुपया कमाएंगे तो 2 रुपया जन कल्याण पे खर्च करेंगे। मतलब सीधे सीधे उन्हें जनता का हित देखना पड़ेगा। तो और लोक प्रशासन में शामिल हो गए। तो हमारे देश में तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया के और देशों में भी है, हमारे यहाँ कानूनन बाध्य कर दिया है। हमने कानूनी बना के कह दिया कि नहीं, तुम्हें तो जनता के हित पे 2% खर्च कर नहीं करना। स्वेच्छा से भी करते हैं। उसी कोरोना में देखिए आप, कितने सारे टाटा ने ICU बेड दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। उसी तरह से आजकल देखिए रिलायंस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, हर बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने फाउंडेशन बनाए हैं जिनके माध्यम से वो ये CSR के काम करते हैं। बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो एक तो हमने बताया आपको गैर सरकारी स्वयंसेवी, BBA वगैरह, और ये जो फाउंडेशन कह रहा है ये इन कॉरपोरेट के ही एक इकाई है जो जन कल्याण के काम देखते हैं। तो हर बड़े बड़े कॉरपोरेट के फाउंडेशन है, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, और ये सब जन कल्याण के कामों पर ध्यान दे रहे। कोई शिक्षा के लिए बच्चों के, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई किसी और क्षेत्र में। बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हमारे देश में देखिए UP बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दान देते हैं। सब आजकल रिलायंस वगैरह खूब कर रहे हैं। तो ये भी लोक प्रशासन में आ गए। तो एक चेंज क्या हुआ
कि जनता का हित जरूरी है, सरकारी होना जरूरी नहीं है। सरकारी के साथ गैर सरकारी स्वयंसेवी भी शामिल हैं। और दूसरा चेंज हुआ कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं जो ये शर्तें पूरी कर रही हैं, CSR एक्टिविटीज़ हैं, और उसके माध्यम से भी ये जन कल्याण के लिए बाध्य हो गए। हमारे देश में देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है। इसको पढ़िए आप, तो इसका प्रावधान क्या है कि वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट, स्कूल में जितनी सीट हैं 25% EWS के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे, मतलब है प्राइवेट स्कूल। 100 अगर एडमिशन लेगा तो 25 एडमिशन उसे भी किसके लेने पड़ेंगे? गरीब बच्चों के। क्यों? इसीलिए कि स्कूल जिस जमीन पे बना है वो सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने दिया कि चलो स्कूल बनाओ, कम से कम 2-5 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे, हमारे सिर से उतना बोझ कम होगा। 144 करोड़ आबादी, किसको, हम कितने को पढ़ाएंगे? हम चलो कुछ तुम लोग भी पढ़ा दो, लेकिन शर्त है कि तुम्हें 100 बच्चे पढ़ाओगे तो 25 गरीब भी पढ़ाने पड़ेंगे। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, अगर 100 बेड हैं, 25 बेड उन्हें EWS के लिए छोड़ने पड़ते हैं इलाज के लिए। तो है ऐसा। तो फिर हमने इन बड़े बड़े निजी को भी लोक प्रशासन में शामिल कर लिया, चेंज हो गया ये। और तब फिर इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? अब जो नया अर्थ आपको ध्यान रखना है या नीचे लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। वर्तमान समय में सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। सार्वजनिक का मतलब क्या? देखिए वही बात यहाँ लिखी है कि वर्तमान समय में सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक। दूसरे शब्दों में कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, ना कि सरकारी। सार्वजनिक का अर्थ बताया गया है नीचे कि समाज के किसी वर्ग या लोगों के समूह के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। जितना व्यापक प्रभाव होगा उतनी व्यापक सार्वजनिकता होगी और उतना ही वह लोक प्रशासन के अध्ययन का हिस्सा होगा। समाज के जितने बड़े वर्ग पर प्रभाव पड़ रहा है किसी कंपनी, किसी संस्था के कार्यों, गतिविधियों का, वो संस्था उतनी ज़्यादा सार्वजनिक कहलाती है। और जितनी ज़्यादा संस्था सार्वजनिक होती है उतना ही वो आज लोक प्रशासन में शामिल होती है। जैसे एक बार वापस लौटे, अब तक जितने एग्जाम्पल हमने लिए, अंबानी, अडानी, टाटा, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बचपन बचाओ आंदोलन, राधा स्वामी सत्संग, या जो भी आप देखिए, ये सारी संस्थाएं क्या हैं? कोई भी सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, लेकिन सार्वजनिक हैं। सार्वजनिक का मतलब क्या? समाज के एक बड़े वर्ग को ये प्रभावित कर रही हैं। रिलायंस,
आज ही न्यूज़पेपर में आप देखिए कि वो 3 जुलाई से अपनी कीमतें बढ़ा रहा है जियो। जो 666 वाला पैकेज था 84 डेज का, वो हो गया है 799 का। और उसी में दिया हुआ है डेटा, तो आप देखिए कि 40 करोड़ उपभोक्ता हैं जो जियो की सिम यूज कर रहे हैं। 144 करोड़ आबादी में 40 करोड़, लगभग एक तिहाई, थोड़ा सा एक तिहाई से कम, 30% लोग जियो की सिम यूज कर रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं। मतलब 40 करोड़ लोग जियो से प्रभावित हो रहे कि नहीं हो रहे? वो होंगे अब प्रभावित कि नहीं, कि अब आगे से रिचार्ज 666 का नहीं होगा बल्कि, तो प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे 40 करोड़? और प्रभावित केवल 40 करोड़ नहीं है भाई, 40 करोड़ तो सीधे सीधे हैं प्रभावित। लेकिन ये 40 करोड़ जो दूसरे 40 करोड़ को फोन लगाते हैं, या उन 40 करोड़ का इन 40 करोड़ के ऊपर फोन आता है, तो मान लिए जियो का नेटवर्क किसी दिन डाउन है, ये 40 करोड़ उनको फोन नहीं लगा पा रहे, या उनका फोन जब यहां आ रहा है तो बात नहीं हो रही, कॉल ड्रॉप हो जा रही, घर घड़ाहट हो रही, तो वो 40 भी तो प्रभावित हो रहे कि नहीं हो रहे भाई? ये डायरेक्ट हो रहा है प्रभावित, वो इनडायरेक्ट, लेकिन प्रभाव तो बढ़ ही रहा है। तो कहने का मतलब कि 140 करोड़ की आबादी में कम से कम 100 करोड़ लोग हैं जिन्हें वो जियो प्रभावित कर रहा है। तो मतलब क्या कि जियो सरकारी नहीं है लेकिन सार्वजनिक है, और सार्वजनिक है तो फिर वो जो भी करेगा उसे बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। अभी देखिए आप, कल से हंगामा शुरू हो जाएगा हमारे देश में। इतनी कीमतें जो बढ़ रही हैं, महंगाई वैसे ही विपक्ष ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, और कल से बल्कि आज ही से शुरू हो गया होगा, संसद अभी चली रही है, तो कि देखिए 20% सीधा कीमत होगा। क्या कि जियो ने बढ़ाया है, सो कल अखबार में पढ़ लीजिए कि एयरटेल भी बढ़ा देगा, परसों पढ़ लीजिए कि वीआई भी बढ़ा देगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि एक बढ़ाएगा तो दूसरा चुप बैठेगा, 2-5 दिन आगे पीछे का अंतर पड़ेगा, बस इतना होगा। अमूल बढ़ाता है अपने दूध की कीमत 1 रुपए, घंटे बर्बाद होता है कि मदर डेयरी ने भी बढ़ा दी, और बाकी सब भी एक एक। तो सबके बढ़ने हैं वो तो कीमतें, भाई जियो के बढ़ गए तो एयरटेल के भी बढ़ जाएंगे। और तो ये सब कहने को गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, लेकिन ये सब सार्वजनिक है। भाई हम अपनी फीस बढ़ा दें 20%, कितने लोग प्रभावित होंगे उससे? 10, 20, 50, 100, 500, 1000 बस। तो हम सार्वजनिक नहीं है। 144 करोड़ में अगर 100 लोग हमसे प्रभावित भी हैं तो क्या हुआ? लेकिन जियो से 100 करोड़ प्रभावित हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये कुछ भी करेंगे तो इन्हें तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। हम कुछ बोल दें देश की राजनीति के बारे में कुछ और में, कितने लोग सुनेंगे हमारी बात? लेकिन मुकेश अंबानी कुछ बोल दें तो देश तो ठीक है, पूरी दुनिया में कितनी बड़ी न्यूज बन जाएगी। एलन मस्क ने कह दिया कि अमेरिका की जो ईवीएम है उन्हें हैक किया जा सकता है। कितना हंगामा हो गया हमारे देश में। कहा उन्होंने, वहां हंगामा हो गया हमारे देश में। हम कहें ये बात तो पड़ोसी को भी फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे कुछ तो कि ईवीएम हैक होगी कि नहीं होगी। डाला तो था हमने वीडियो कि नहीं हमारे देश में ईवीएम हैक नहीं हो सकती, शॉर्ट बना के। कितने लोगों ने देखा? 2000-5000 लोगों ने। और एलन मस्क ने कह दिया तो हमारे सारे विपक्ष के नेता एकजुट होकर हंगामा करने लगे। तो एलन मस्क में और हम में यही अंतर है।
कि वो सार्वजनिक हैं, उनकी तुलना में हम तो कहीं चींटी के बराबर भी नहीं है, तो हम सार्वजनिक नहीं हैं। हम कुछ करेंगे तो चलो बहुत पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कुछ कहेंगे कुछ करेंगे तो उनके एक एक शब्द का मोल है, वैल्यू है। उन्हें कुछ भी कहने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। सलमान खान कुछ करेंगे, शाहरुख खान कुछ करेंगे तो हम कुछ करेंगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जो सलमान खान को अपना भगवान मानते हैं, कि आइडियल मानते हैं, कि कोई सचिन तेंदुलकर को, तो वो सब सार्वजनिक हैं, वो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो चाल चलन है, जो आचार व्यवहार है, बड़ा रेगुलेटेड है, होना चाहिए। ये उन्हें भी समझना है इस बात को, लेकिन हम नहीं भी करें तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो जो सार्वजनिक है आज वो लोक प्रशासन है। पहले क्या था कि जो सरकारी है वो लोक प्रशासन है, और आज हो गया कि जो सार्वजनिक है वो लोक प्रशासन है। क्योंकि जैसे ही वो सार्वजनिक होगा वैसे ही उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो जनता के हितों के विपरीत कुछ नहीं कर पाएगा। जनता के हित के विपरीत करेगा, तुरंत उसके सिर के बाल हमने कहा नोच लिए जाएंगे। तो फिर तो ये सोच चेंज हो गई हमारी, ये दायरा बदल गया हमारा अब लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर। तो नई परिभाषा हो गई कि लोक प्रशासन का सरकारी होना जरूरी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक होना जरूरी है। तो अब आपको दोनों अर्थ याद रखने हैं, पुराना भी और नया भी। पुराना हो गया जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, और नया हो गया कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। या दूसरे शब्दों में मैंने बताया कि अब वो सब लोक प्रशासन में हैं जो गैर सरकारी हैं, स्वयंसेवी हैं, लेकिन जनता का हित कर रहे हैं। वो सब बड़ी बड़ी निजी कंपनियां, अभी तो ये थोड़ा डिटेल हो गई व्याख्या, और एक लाइन में ये हो गया कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। तो जो अब ये हम नई अर्थ या परिभाषा बता रहे। देखिए, पुराना अर्थ हमने पढ़ा था तो कुछ विद्वानों की परिभाषाओं से हमने उसको सपोर्ट किया था अपनी बात को, कि देखिए जो हम कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं, वो हमारे विषय के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, हम बस अपने शब्दों में बता रहे आपको वो चीज़। वहीं अब या देखिए कि फिर जो हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन सरकारी नहीं सार्वजनिक या गैर सरकारी भी, स्वयं से भी शामिल, अब देखिए उस बात का सपोर्ट कर रहे हैं हम अपनी। जो नया अर्थ हमने बताया अब उसका सपोर्ट देखिए। 2008 में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अब ये क्या है, 2 लाइन में बस फिलहाल हम जानेंगे, डिटेल आगे पढ़ेंगे। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, सायरा क्रूज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है, उसका नाम है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर। हर यूनिवर्सिटी में देखिए ऑडिटोरियम होता है, कॉन्फ्रेंस सेंटर होता है, वैसी बस है। सायरा क्रूज यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस सेंटर है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर। वहां क्या हुआ, पूरी दुनिया के लोक प्रशासन विषय के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं वो इकट्ठे हुए। 2 दिन 3 दिन बैठे, बातचीत करी,
जो नई कुछ रिसर्च की थी, उन्होंने पीएचडी कर रहे थे, फाइंडिंग्स थी, उन पे चर्चाएं हुई, अपने रिसर्च पेपर उन्होंने वहाँ पब्लिश करे, बताया अपनी रिसर्च के बारे में। उसी को हमने नाम दे दिया मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस या मिन्नोब्रुक सम्मेलन। पहली बार ये विद्वान इकट्ठे हुए 1968 में, फिर इकट्ठे हुए 1988 में, फिर इकट्ठे हुए 2008 में, तो हमने इनको क्या नाम दे दिया? मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस तो है ही है लेकिन इनको नाम दे दिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और अब ये फिर इकट्ठे होंगे 2028 में, तो हम कह देंगे फोर्थ। तो अब तक ऐसे 3 मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुए, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई 3, फर्स्ट 68 में, सेकेंड 88 में, थर्ड 2008 में और फोर्थ प्रस्तावित है 2028 के लिए। जी, लोक प्रशासन के विद्वान इकट्ठे होते हैं 3-4 दिन, बस चर्चा करते हैं अपने विषय के बारे में कि क्या उतार चढ़ाव हैं, 20 साल में क्या चेंज आए हैं दुनिया में, उसके अकॉर्डिंग हम अपने विषय में क्या चेंज करें ताकि ये अपडेट बना रहे। नहीं, वहीं होंगे इकट्ठे मिन्नोब्रुक में, भारत में थोड़ी बैठेंगे। भारत का भी कोई होगा तो वहाँ जाएगा, कॉन्फ्रेंस में भाग लेगा वो। तो मिन्नोब्रुक में मिलते हैं वो विद्वान पूरी दुनिया के, और वहाँ चर्चाएं होती हैं। हाँ, वहीं सायराक्रूज विश्वविद्यालय की जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वहाँ इकट्ठे होंगे पूरी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, और वहीं फिर चर्चाएं होंगी। उन्हीं को हम ये नाम दे देंगे, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन, द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन, तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन। ये हमें आगे डिटेल पढ़ना है, तो वो चर्चा आगे होगी। फिलहाल बस हम यहाँ जो हमने नया अर्थ बताया लोक प्रशासन का, उसके सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ चर्चा बस कर रहे हैं थोड़ा सा तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन की। तो ये तीसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2008 में हुआ, और इसमें क्या हुआ कि लोक प्रशासन का जो नया अर्थ है उसे मान्यता दी गई। सारे विद्वानों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, अब हम केवल सरकारी कामों को लोक प्रशासन नहीं मानेंगे। देखिए आप चीजें कैसे जुड़ी हैं। 80-90 में एलपीजी आया, निजी कंपनियों की, गैर सरकारी की भूमिका बढ़ी। भूमिका बढ़ी तो हमने देखा कि इनमें बहुत सारे जनता के हित के लिए भी काम कर रहे हैं, तो कहा गया कि फिर इनको भी हमें लोक प्रशासन में शामिल करना पड़ेगा। ये चल ही रहा था डेवलपमेंट, उसी दौरान ये सम्मेलन हो गया। विद्वानों ने जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने कहा बात तो ठीक है कि भैया हम केवल सरकारी तक सीमित नहीं रखेंगे लोक प्रशासन को, बल्कि उसमें गैर सरकारी स्वयंसेवी को भी शामिल करेंगे। और इसी आधार पर देखिए अब तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन ने क्या परिभाषा दी है लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन को समाज में निहित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, जो सामूहिक संबंधों, विचार विमर्श एवं क्रियाओं से युक्त है, ताकि सभी के लिए मानवीय समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। सामूहिक संबंध मतलब क्या? वही जो अभी हम बात कर रहे थे इतनी देर से, सरकारी, गैर सरकारी,
स्वयंसेवी, रिलायंस, अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, एलन मस्क, बिल गेट्स मतलब कॉरपोरेट, स्वयं सहायता समूह, सिविल सोसाइटी, बस यही है सब क्या? सामूहिक संबंध। ये बैठें, बातचीत करें, मिलजुल के काम होगा, तभी हम मानव की समृद्धि को मतलब लोक कल्याण को सुनिश्चित कर पाएंगे। अकेले सरकार के भरोसे बैठ के सब कुछ नहीं होगा। तो हमने फिर आपको आसान शब्दों में, अपने शब्दों में बात बताई, इन्होंने उसको इस तरह से कह दिया कि लोक प्रशासन सामूहिक संबंधों की एक क्रिया है। सामूहिक संबंधों में हमने कहा ये सब शामिल हैं। ये बैठेंगे, बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मिलजुल के प्रयास होगा, तभी हम जन कल्याण को सुनिश्चित कर पाएंगे। अकेले सरकार के भरोसे बैठना, अकेले सरकार के ऊपर निर्भर होना ठीक नहीं है। आज के समय में दुनिया की आबादी इतनी बढ़ गई है, समस्याएं इतनी व्यापक और जटिल हैं कि अकेले सरकारें हर समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगी। सबको आगे आना होगा, मिलजुल के प्रयास करना होगा, तभी मानव की अधिकतम समृद्धि को, लोक कल्याण को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये जो हमने नया अर्थ बताया अपने शब्दों में, उसी बात को यहाँ ये सपोर्ट किया गया तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में, और इस तरीके से उन्होंने परिभाषा दे दी लोक प्रशासन की। तो परंपरागत अर्थ और आधुनिक अर्थ, ये दोनों आपको अलग अलग याद रखने हैं। परंपरागत था जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, और नया जिसकी आज हमने बात की है कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन में सरकारी भी, गैर सरकारी भी, स्वयंसेवी भी, मतलब सीधा कहें तो बस व्यक्तिगत को छोड़ दीजिए, जो कल बता रहे थे, जो सामूहिक है और जो जनता का हित कर रहा है वो सब। अब उसमें वो मीडिया हो, उसमें वो प्रेशर ग्रुप हो, उसमें वो किसान संगठन हो, उसमें महिला संगठन हो, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट हो, उसमें सिविल सोसाइटी हो, उसमें देशी हो, विदेशी हो, एनजीओ हो, सब बस होना चाहिए कलेक्टिव, सामूहिक और जनता का हित। तो वो सब आज लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो कल तक हमें क्या देखना था कि ये सरकारी है कि नहीं, तो लोक प्रशासन कहेंगे। आज क्या देखना है कि ये सार्वजनिक है कि नहीं, ये जनता का हित कर रहा है कि नहीं, बस तो वो लोक प्रशासन है। देखिए कितना व्यापक अर्थ हो गया है अब लोक प्रशासन कि सरकारी का मतलब था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसमें भी डिबेट पढ़ेंगे आगे कि जब शुरुआत हुई तब सरकार में भी हमने केवल कार्यपालिका को शामिल किया था, बाद में फिर हमने विधायिका, न्यायपालिका को भी किया। जो कुछ डेफिनेशन कल हम बता रहे थे विस्तार से पढ़ेंगे उसे आगे टॉपिक में। और अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वो सब लोक प्रशासन का हिस्सा है, जनता का हित कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है समाज के बड़े वर्ग पे, उसके कामों गतिविधियों का, तो वो सब आज लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो ये अब लोक प्रशासन का नया या आधुनिक अर्थ हो गया है। सो दोनों को हमें अलग अलग याद रखना है। आज यहीं रोक रहे हैं। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया लोक प्रशासन का
अर्थ। अगली क्लास मंडे, जैसा बताया था कि मंडे से फ्राइडे हम लोग करते हैं, सो नेक्स्ट मंडे। और अभी चूंकि टेस्ट शुरू होगा एक आध हफ्ते बाद, जब हम उतना पढ़ लेंगे कि टेस्ट लायक हो जाए, तो इसलिए वो एक दो हफ्ते बाद शुरू होगा टेस्ट, जब उतनी पढ़ाई हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है आप लोगों को, जो लोग ऑफलाइन हैं? ऑनलाइन वाले अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वो तो व्यक्तिगत, हम तो समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, पर जो भी सामूहिक है बस। और वैसे भी देखें तो उन सब की भी कंपनियां हैं, टीम है, अकेले तो दिखते हैं तो उनकी भी बड़ी बड़ी टीम। हाँ, सोनू सूद, हाँ बहुत अच्छा उदाहरण, सोनू सूद तो सबकी टीम है, बस वो तो एक व्यक्ति दिख रहा है, और हमने तो समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। होगा बस कलेक्टिव जहाँ है वही, व्यक्तिगत नहीं होगा। कुछ पूछ रहा है जो लोग ऑनलाइन हैं तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। हर 20 साल में, पहले फिक्स नहीं था, अब लेकिन लगभग हो गया कि हर 20 साल में एक बार मिलते हैं। 20 साल में जितना चेंज हुआ है दुनिया में उस पर चर्चा। हाँ, अब ये हो गया कि 20 साल में एक बार, और 20 साल में जो परिस्थितियाँ चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग हम अपने विषय को अप टू डेट कर लेंगे, बस ये। चले तो आज यहीं रोक रहे हैं, मंडे को आगे बढ़ाएंगे, अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सबको गुड नाइट, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। थैंक यू।